हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम अपना प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं आज, फर्टिलाइज़र सब्सिडी। अब इंडिया में फर्टिलाइज़र सब्सिडी दो कंटेक्स्ट में मिलती है। पहला है यूरिया पे जो सब्सिडी मिलती है, दूसरा है नॉन यूरिया प्रोडक्ट्स पे जो सब्सिडी मिलती है। अब यूरिया का क्या होता है कि यूरिया का मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और वो क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सब्सिडाइज्ड होता है, तो फर्टिलाइज़र कंपनीज इसको जो बनाती हैं उनको जो कॉस्ट पड़ती है कई बार तो वो एमआरपी उससे भी नीचे होती है जो फार्मर ख़रीदता है। तो इन एनी वे फर्टिलाइज़र कंपनी को नुकसान तो नहीं होने देती गवर्नमेंट, क्योंकि उनको वो सब्सिडी पे कर देते हैं। तो इस तरह से यूरिया के केस में सब्सिडी पे की जाती है, ठीक है। और जो नॉन यूरिया प्रोडक्ट्स हैं उनको डी कंट्रोल कर रखा है। उनको क्या किया है कि फर्टिलाइज़र कंपनीज अपने आप प्राइस डिसाइड करेंगे कि कितने प्राइस में वो मार्केट में बेचना चाहती हैं, ठीक है। अब लेकिन इसमें भी क्या है कि ऐसा ना हो कि बहुत महंगा हो जाए और फार्मर्स हमारे ख़रीद ना पाएँ, इसलिए गवर्नमेंट उनको पर टन के हिसाब से, कि पर टन वो जितना बेचती हैं मार्केट में उसके हिसाब से कुछ सब्सिडी देती हैं और उनको बोलती हैं कि तुम प्राइस को नीचे रखो, बहुत महंगा मत रखो, ठीक है। अब इशू क्या आ रहा है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी में कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो फर्टिलाइज़र बैग्स जो हम बेचते हैं जो यूरिया के, उनको कम कर दिया जाए। अब आपको भी समझ नहीं आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, फर्टिलाइज़र बैग्स को कम कर दिया जाए या क्या नहीं। तो इसको आगे हम समझते हैं कि है क्या ये, ठीक है। तो आपको मैंने बताया जैसे कि यूरिया पे जो एमआरपी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस प्राइस में वो मार्केट में बिकेगी, किस प्राइस पे फार्मर उसको ख़रीदेगा। तो अब ताकि उसमें धांधली ना हो, तो 2018 में उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, मतलब गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली बैंक में सब्सिडी डालती है, जो जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू वो वाला सिस्टम लेकर आई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि सब पैसा जो सब्सिडी जो मिलती है वो फार्मर को तो नहीं मिलती, फार्मर को तो मिलते ही वो कम कम प्राइस पे। सब्सिडी किसको मिलती है? कंपनी को, फर्टिलाइज़र कंपनी को। पहले क्या होता था कि फर्टिलाइज़र कंपनी जो है वो अपना जो सामान बनाती थी, समझ लो बैग बनाती थी जो फर्टिलाइज़र का, जब वो अपने रेलवे पॉइंट से उतारती थी या गोडाउन में पहुंचाती थी फार्मर के नियरेस्ट, तब उसको सब्सिडी मिल जाती थी। लेकिन अब उन्होंने क्या कहा कि हम करप्शन को कम करना चाहते हैं, तो हम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लेके आए हैं। अब जब एक्चुअल में आप सेल करोगे ना फार्मर को, तब हम आपको सब्सिडी देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें भी क्या प्रॉब्लम आ रही है कि इन्होंने एक सिस्टम तो बहुत अच्छा बनाया कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र की जो ई उर्वरक डीबीटी पोर्टल है, उन्होंने एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जैसा आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हो तो आप कार्ड स्वाइप करते हो जिस मशीन से, वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, वैसी सी एक मशीन बना दी। और किसान वहाँ उनके पास आता है, फर्टिलाइज़र कंपनी के पास, अपना आधार कार्ड दिखाता है, वो स्कैन करते हैं और अपना आइडेंटिटी प्रूफ दिखाता है, किसान क्रेडिट कार्ड अगर से वो ख़रीद रहा है तो वो दिखाता है, और उसको वो सब्सिडी, वो जो फर्टिलाइज़र है वो परचेज़ करता है उस पर। और वो जब वो परचेज़ कर लेता है, जितनी भी वो पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र की ई उर्वरक पोर्टल के साथ लिंक्ड है, जितनी भी वो उससे सेल हो रही है उसके हिसाब से फर्टिलाइज़र कंपनी को सब्सिडी मिल जाती है। तो ये बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम लग रहा है आपको कि हाँ, सब कुछ इसमें ओपन सिस्टम है। फर्टिलाइज़र ख़रीदने आ रहा है किसान, आइडेंटिटी प्रूफ दे रहा है, बैग्स लेके जाता है और सब्सिडी दे देती है गवर्नमेंट फर्टिलाइज़र कंपनी को। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि एक बारी में एक किसान 100 बैग खरीद सकता है, ठीक है। अब 100 बैग मैं जाऊँ, अगर मैं किसान नहीं हूँ, मैं भी जाऊँ, आधार प्रूफ दूँ अपना, और या फिर मैं किसान क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं वो यूज़ करूँ और 100 बैग्स एक बारी में ख़रीद के ले आऊँ। अब दोबारा जाऊँ मैं फिर, ठीक है, मैं फार्मर नहीं हूँ, आधार यूनिक आइडेंटिटी है मेरे पास, आधार कार्ड है मेरे पास, लेकिन मैं फार्मर नहीं हूँ, तो असल में मुझे सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। तो लेकिन मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एक बारी में 100 बैग ले सकता हूँ मैं, लेकिन उस पर कोई लिमिट नहीं है, मैं चाहे 10 बार जाऊँ तो मतलब मैं 1000 बैग्स लेकर आ जाऊँगा। और उसमें क्या है कि गवर्नमेंट सब्सिडी पे करती रहेगी, फर्टिलाइज़र कंपनी को क्या कोई नुकसान तो हो नहीं रहा, क्योंकि उसको तो सब्सिडी मिली जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट का इसमें बहुत रेवेन्यू लॉस हो रहा है, क्योंकि जो असल फार्मर है उसको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा। वो जो ये बीच के बिचौलिए या फिर जो ऐसे अनइंटेंडेड बेनिफिशरीज़ हैं, ये लेकर जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट अब क्या कह रही है कि हम ऐसा करते हैं कि कैप लगा देते हैं कि एक फार्मर ही एक क्रॉपिंग सीजन में कितने
बैग्स लेके जा सकता है फर्टिलाइज़र के। यही था ना हमारी पहली स्टेटमेंट, ये सेंटर इज़ वर्किंग ऑन अ प्लान टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ फर्टिलाइज़र बैग्स दैट इंडिविजुअल फार्मर्स कैन बाय ड्यूरिंग एनी क्रॉपिंग सीजन। तो एक क्रॉपिंग सीजन में एक फार्मर कितने बैग्स लेके जा सकता है उस पर भी हम नंबर लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, ताकि जो मेरे जैसे जो लोग हैं जो एक बारी में 100, फिर अगली बार फिर 100, फिर 100, ऐसे करके 1000 या 2000 बैग्स ले जाते थे आगे बेचने के लिए, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड ही कर दिया कि हम एक आदमी को सिर्फ 200 बैग्स देंगे, क्योंकि 200 बैग्स की लागत ही होगी उसकी एक क्रॉपिंग सीजन में, तो ये जो सब्सिडी की लीकेज है, ये बहुत बड़ी जो करप्शन हो रही है, वो अपने आप रुक जाएगी या फिर एटलीस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा हमारा इशू है इसका फर्टिलाइज़र बैग की सब्सिडी को, फर्टिलाइज़र बैग पे कैप लगाने का। अब वो इसके अंदर वे फॉरवर्ड अगर आपको आंसर में लिखना हो तो वे फॉरवर्ड ये लिख सकते हो कि फ्लैट पेमेंट करनी चाहिए हमको कैश सब्सिडी की फार्मर को डायरेक्टली उसके लैंड के होल्डिंग के हिसाब से, उसको पर एकड़ के हिसाब से जितना आपको लगता है कि एक प्राइस डिसाइड कर लो कि जिस तरह की वो क्रॉप उगा रहा है, जिस तरह क्या उसका लैंड जो है उसकी सॉइल की क्वालिटी कैसी है, उन सबको देख के आप प्राइस डिसाइड कर लो कि एक फार्मर को पर एकड़ पे कितना प्राइस मिलना चाहिए किस क्रॉप के हिसाब से, वो डायरेक्टली आप फार्मर को दे दो। ठीक है, फर्टिलाइज़र कंपनी को सब्सिडी देने की बजाय। ठीक है, तो ये हमारा वे फॉरवर्ड है। और इसमें हमको, क्योंकि अभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा यूरिया का यूज़ करते हैं मतलब हमारे फार्मर्स, और फर्टिलाइज़र जो ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, इससे हमारी सॉइल क्वालिटी डिक्लाइन हो रही है। तो इन सब को भी हेल्प करने में हमारी, इन सब को भी लिमिट करने में हमारी हेल्प हो जाएगी। और ऐसा आप सब्सिडी का एक मिक्स बनाओ जिससे कि जो जुडिशियस एप्लीकेशंस ऑफ फर्टिलाइज़र हो सके, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें किसान। ठीक है, तो ये हमारा वे फॉरवर्ड है, ये आगे सच में सरकार को करना चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन है हमारे लिए। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असाफोटिडा। अब ये क्या है, आपने नाम जो ये साइंटिफिक नेम है, असल में ये क्या चीज़ है, हींग। अब आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि हींग जो है हम कितना यूज़ करते हैं अपने स्पाइसेस, हमारे कितने फेमस है स्पाइसी है इंडिया में, लेकिन हींग इंडिया में उगती नहीं है। इंडिया हर साल 600 करोड़ की हींग ईरान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से ख़रीदता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, या फिर इस पे डिपेंडेंस कम करने के लिए, या फिर टोटली सेल्फ रिलायंट होने के लिए, हमारे जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने ये हींग को उगाने की कोशिश की है लाहौल वैली हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि हिमालय में, क्योंकि ये ठंडे इलाके में ही हींग उगती है, तो हम हिमालय में इसको क्यों नहीं उगा सकते, उसके लिए वो रिसर्च करके वहाँ पर उसको उगाना शुरू कर रहे हैं। और इसकी जो कंडीशंस हैं कि कैसे एरिया में उग सकती हैं, ड्राई और कोल्ड कंडीशंस होनी चाहिए, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 से 40 डिग्री का टेम्परेचर गर्मी में सहन कर पाएगी, उसके बाद ये क्रॉप जो है वो ख़राब हो जाएगी अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ। और जब सर्दियां हैं तो ये -4 डिग्रीज़ के टेम्परेचर तक तो नॉर्मल रहेंगी, लेकिन उससे कम अगर टेम्परेचर जाता है तो ये डॉर्मेंट हो जाती हैं। डॉर्मेंट मतलब इनएक्टिव हो जाती हैं, बर्बाद नहीं होगी फसल बट इनएक्टिव हो जाएगी। जब दोबारा टेम्परेचर जो है -4 से ऊपर जाएगा तब ये दोबारा ठीक हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको सैंडी सॉइल चाहिए होती है, बहुत कम मॉइस्चर चाहिए होता है, एनुअल रेनफॉल मैक्सिमम 200 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। अब ये सारी कंडीशंस कौन से एरिया में, हमारे हिमालयाज़ में ही मिलती हैं, तो इसलिए वहाँ पे उगाने की बात हो रही है। मंडी में, किन्नौर में, कुल्लू मनाली और पालमपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ पे हैं, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर उगाने की बात हो रही है। और अगर यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ तो इसको लद्दाख और उत्तराखंड में भी उगाया जाएगा। ठीक है, अब इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं कुछ, डाइजेस्टिव सिस्टम के, स्टमक डिसऑर्डर्स, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब में ये बहुत काउंटर करने में बहुत हेल्प करती है हींग, तो इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और ये इन एनी वे हमारी स्पाइसेस में, हमारा जो इंडियन स्पाइसेस हैं, जो स्पाइसेस का मिक्स है उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं इसलिए, तो वो इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने में भी हमारी हेल्प हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, होम मिनिस्ट्री ने, कि धीरे धीरे नॉर्मलसी लाने के लिए यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कहा है कि हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाएंगे, जो कि लोग, वहाँ के लोग, वोटर्स जो हैं उसको डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे उसके मेंबर्स को। ठीक है, उसके लिए उन्होंने, होम मिनिस्ट्री ने
अमेंडमेंट कर दी जितनी भी चाहिए थी जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट में। फिर वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी अमेंडमेंट कर दी अपने पंचायती राज रूल्स में। अब ये क्या कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स, ये पहले होते थे जब स्टेट हमारी जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट थी, उसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स होते थे, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते थे हमारे, जो स्टेट के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो अलग अलग समझ लीजिए कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई मिनिस्टर अगर है तो वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल को हेड करेगा। कोई एक दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल को हेड करेगा। तो पहले ऐसा होता था। अ, अब क्या हो रहा है कि अब जो हैं इसके मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, और ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बेसिकली करेंगी क्या, प्रिपेयर करेंगी और अप्रूव करेंगी डिस्ट्रिक्ट के प्लान्स, और ताकि वहाँ पर कैसे क्या खर्चा हो, क्या प्लान्स बने उसके, कैसे डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट की जा सके। हर डिस्ट्रिक्ट से 14 मेंबर्स, हर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में 14 मेंबर्स होंगे। और वहाँ का जब जब भी असेंबली बनाई जाएगी, अभी तो नहीं है वहाँ पर असेंबली, बट जब भी असेंबली बनाई जाएगी तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो एमएलएज होंगे, अगर एक है तो एक ही ठीक है, या दो या तीन जितने भी एमएलएज हैं वो सब भी उसमें मेंबर्स होंगे। और जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरपर्सन्स होते हैं किस एक डिस्ट्रिक्ट में, वो सब भी उसके मेंबर्स होंगे। और इन सब का सीईओ कौन होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, एडिशनल डीसी जो होगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा इन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स का। ठीक है। अब ये जो 14 मेंबर्स जो इलेक्टेड होंगे, इसके अंदर रिजर्वेशन का प्रोविज़न भी डाल दिया है, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वेमेन के लिए जो अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन रिजर्वेशन हमारी जो 73rd अमेंडमेंट में है, 1/3 रिजर्वेशन फॉर वेमेन एंड ऑल दैट, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है। और उन्होंने कहा है कि हर साल मिनिमम 4 आपको मीटिंग्स ये करनी ही पड़ेंगी, जो जो इन लोगों की मीटिंग, 14 इलेक्टेड मेंबर्स, एमएलएज और ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो मिलकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे, इन सबको मीटिंग करनी ही पड़ेगी 4 मिनिमम साल में। जैसा मैं आपको बता रहा था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स होते थे, उनको रिप्लेस कर रही है डिस्ट्रिक्ट एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये पहले कैबिनेट मिनिस्टर से, जैसा मैंने आपको समझाया था कि डिस्ट्रिक्ट ये जो डीडीबीज होते थे, ये पहले कैबिनेट मिनिस्टर इनको हेड करते होते थे। जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये पहले कैपिटल होती है, गर्मियों में कैपिटल हो जाती है जम्मू, सर्दियों में कैपिटल हो जाती है जम्मू और गर्मियों में कैपिटल हो जाती है श्रीनगर। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड होते थे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड्स, उनको चीफ मिनिस्टर खुद हेड करता था। ठीक है। लेकिन लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में सिमिलरली ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाई गई थी। ठीक है। अब ये इसकी फंक्शनिंग देख लो, वही बेसिकली सी बात है, कौन कौन से मेंबर होंगे इसमें डिस्ट्रिक्ट डेवलप प्लानिंग कमेटी में, कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे जो उस एरिया के, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जब भी बनेगा वो, स्टेट लेजिस्लेचर जब भी बनेगा, और उसके अंदर जिस तरह बहुत सारे मेंबर्स डाले गए हैं, जो वहाँ का एमपी होगा वो इस कमेटी का, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो बनाई जाएगी उसका चेयरपर्सन होगा। ठीक है, उस कमेटी का। और ये क्या करेंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट में कैसे बनाए जाएं उनको गाइड करेंगे। ठीक है। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसका ही एक कंपोनेंट है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स। जैसे कि जो हमारे एमपीज़ होंगे, एमएलएज होंगे, उसी में ही चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल भी एक तरह से एक मेंबर होगा जो उसका चेयरपर्सन होगा। फिर चेयरपर्सन ऑफ टाउन एरिया कमेटीज़, म्यूनिसिपल कमेटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, या फिर ये ऐसे बहुत सारे मेंबर्स मिलके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक प्रॉपर बनाएंगे। ठीक है। तो ये क्यों किया है हमारी सेंटर ने इसलिए किया कि हम, ताकि जो हमारी 73rd अमेंडमेंट है, 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट एक्ट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स आती हैं, वो प्रॉपरली जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो सके। इस टाइम पर वैसे भी वहाँ पर कोई स्टेट असेंबली नहीं है, तो लोगों को डेमोक्रेसी से जोड़ने का एक तरह से तरीका है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करवाने का। और सेंटर कह रहा है कि पहले की जो स्टेट थी, उन्होंने जो हमारे जो लोकल गवर्नमेंट्स होती थी उनको ऑलमोस्ट डिफंक्ट कर रखा था, उनको बिल्कुल ही एम्पावर नहीं थी, वो नाम की ही वहाँ पर पंचायती राज सिस्टम चल रहा था। अब उन्होंने, सेंटर ने अब
क्योंकि सेंटर रूल कर रहा है वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू। अब उन्होंने उसको रिवाइव कर दिया है और प्रॉपरली डेमोक्रेसी इम्पार्ट की है जम्मू एंड कश्मीर में इन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के थ्रू। ठीक है, अब ये क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी, तो ये ग्रास रूट लेवल पर लोगों को एम्पावर करेगी। 20 डिस्ट्रिक्ट जो कि हमारे इस यूटी और जम्मू एंड कश्मीर में है, वहाँ के लोगों को एम्पावर करेगी ताकि वो डायरेक्टली इलेक्ट हो सकें और वहाँ के जो लोग मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ सकें। ठीक है, लोकल लोग भी। अब एक और टॉपिक हमारा क्या है, असम मिज़ोरम बाउंड्री डिस्प्यूट। अब आपको पता होगा कि इस असम जो है वो पहले एक बहुत बड़ी स्टेट होती थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे, जिसको हमारे प्रेजेंट डे के जो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिज़ोरम, ये पांचों स्टेट्स उसी का पार्ट होती थी। अब जब वो अलग हो गई ब्रिटिश रूल के जाने के बाद, तो वहाँ पर बाउंड्रीज़ किस तरह से बनाई गई हैं, तो उन सब में डिस्प्यूट चलते हैं, वहाँ पर बहुत वायलेंस वगैरह हो जाता है। अब जैसे मिज़ोरम और असम की बाउंड्री पे अभी रिसेंटली वायलेंस हुआ है। वहाँ पर वो 165 किलोमीटर की उनकी बाउंड्री है। और ये आपको पता होगा कि मिज़ोरम को हम पहले लुशाई हिल्स कहते थे, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट होता था असम का। ठीक है, जब वो मिज़ोरम अलग स्टेट बनाया गया, तो उसका जो बाउंड्री बनाई गई, तो उसके ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है अभी भी। ठीक है, वो कहते हैं, जो मिज़ोरम वाले कह रहे हैं कि 1875 में जो बाउंड्री डिमार्केट की थी, जो हमारे ब्रिटिश इंडिया ने कौन से एक्ट के बेसिस पे, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के बेसिस पे जो बाउंड्रीज़ बनाई थी, वही हम मानते हैं। मिज़ोरम वाले कहते हैं कि हम वही बाउंड्री को मानते हैं। लेकिन लेकिन असम वाले क्या करते हैं, असम वाले क्या कर रहे हैं कि वो 1933 का जो एक्ट, जो लेटेस्ट मतलब एक तरह से एक्ट होगा, उसके बेसिस पर, जो उस टाइम पर जो डिमार्केट की गई असम और मिज़ोरम के बीच में बाउंड्रीज़, उसको बेसिस लेकर चल रहे हैं असम गवर्नमेंट। तो सारा कन्फ्लिक्ट क्या है, इंटरप्रिटेशन का। मिज़ोरम कहता है कि 1875 की जो डिमार्केशन हुई थी उसके हिसाब से हम बाउंड्रीज़ मानेंगे, लेकिन जो असम है वो कहता है कि 1933 वाली जो बाउंड्री डिमार्केट की गई थी उसके हिसाब से हमको बाउंड्री को मानना है। मिज़ोरम की क्या प्रॉब्लम है, मिज़ोरम कहता है कि 1933 में जो मिज़ो लीडर्स थे वो रिप्रेजेंट नहीं किए गए थे इस बाउंड्री के जो डिमार्केशन के टाइम पे असम और जो मिज़ोरम के बीच में बाउंड्री डिमार्केट होनी थी, वो उस टाइम पर नहीं थे। अब ये लुशाई हिल्स और क्या है, ये काचर जो है वो असम में एक डिस्ट्रिक्ट है। लुशाई हिल्स जो है वो आपको पता ही है कि मिज़ोरम को कहते थे। तो ये दोनों एडजस्टेंट हैं। तो लुशाई हिल्स और काचर मतलब एक तरह से यही हो गया कि मिज़ोरम और असम के बीच में जो बाउंड्री डिफ्रेंशिएट की गई थी उसी का डिस्प्यूट है ये। तो अब वो मीज़ो लीडर्स कह रहे हैं कि 1875 में की जो बाउंड्री थी उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। 1933 की इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उसमें मीज़ो लीडर्स जो थे वो रिप्रेजेंटेड नहीं थे, और उस नेगोशिएशन में मीज़ो लीडर्स की बात नहीं सुनी गई और वो उसमें कन्फ्लिक्ट उनको कंसल्ट ही नहीं किया गया था उस टाइम पर। ठीक है, तो वो मीज़ो लीडर्स जो हैं वो नहीं मानते उस नेगोशिएशन को जो 1933 में हुई थी। ठीक है, अब और भी कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब क्योंकि असम में से 5 स्टेट्स निकली हैं, तो ऑलमोस्ट सारी ये पाँचों की पाँचों का कोई ना कोई बॉर्डर डिस्प्यूट होगा असम की स्टेट के साथ। तो वो सारे यहाँ पर डिस्कस किए हैं, या आप कोई नॉट टू इम्पॉर्टेंट, बट आप याद रख लेना और उसको PDF में से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। और कुछ लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि क्या ये हमारे मेंस के लिए भी हेल्प करेगा। ऑब्वियसली आपको एक तरह से पूरा, ये सिर्फ कोई फैक्ट्स तो नहीं है, ये आपको प्रॉपरली बताया जा रहा है क्या सिस्टम कैसा है, जिसमें आपको वे फॉरवर्ड भी दी जाती है जो आप आंसर में डायरेक्टली लिख सकते हो अपने मेंस के आंसर में। हाँ, कुछ टॉपिक जो होंगे वो प्रॉपरली सिर्फ प्रीलिम्स के ओरिएंटेड होंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली हम ट्राई करते हैं कि आपको प्रीलिम्स और मेंस का मिक्सचर मिल जाए, आपको फॉर्डर पॉइंट्स मिल जाए तो आप अपने आंसर में लिख सको, और आपको ये पॉइंट्स जो हैं आपके आंसर को में फैक्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाएं ताकि आपका आंसर जो है वो अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ये आज के हमारे टॉपिक्स थे। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे विद मोर टॉपिक्स। Until then, goodbye. Thank you and take care.